नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। लखीमपुर में किसान मामले को लेकर लगातार विपक्ष कोशिश कर रहा था कि वहां पर पहुंचे और किसानों के परिवार को संवेदना दें, लेकिन तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार को विपक्ष को लखीमपुर जाने की अनुमति देनी ही पड़ी। अब पांच लोग वहां पर जा सकते हैं, जाने के बाद परिवार से मुलाकात करके वापस आ सकते हैं, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ ही जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर वहां से परिवार के मिलने के बाद उनको वापस किया जाएगा। राहुल गांधी आज लखनऊ पहुंचे, साथ में ही उनके साथ छत्तीसगढ़ के और पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद वहां पर तमाम जद्दोजहद हुई, क्योंकि राहुल गांधी अपनी गाड़ी से जाना चाह रहे थे और पुलिस चाह रही थी कि अपनी के साथ अपनी गाड़ी में लेकर जाए, लेकिन आखिरकार कहीं न कहीं राहुल गांधी को अपनी गाड़ी में ही जाने की इजाजत मिली। अब जिस तरीके से विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें, लगातार कोशिश कर रही थी कि वहां पर पहुंचे, लेकिन इजाजत न मिलने के कारण अखिलेश यादव को भी घर में हाउस अरेस्ट किया गया था, सतीश चंद्र मिश्रा को भी हाउस अरेस्ट किया गया था। लेकिन अब कहीं न कहीं लखीमपुर जाकर सभी पार्टी अपनी संवेदना दे सकते हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में राजनीति लगातार जारी है। दिन भर हुए हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी गई। वहीं दूसरी ओर बहन प्रियंका गांधी को भी हिरासत से रिहा कर दिया गया। इस बीच राजनीतिक पंडित ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी के मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद इस तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को हाईजैक कर लिया। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में रविवार को हुए बवाल के बाद घमासान मचा है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली पहुंचे हैं और अमित शाह से मुलाकात की। योगी सरकार ने राहुल, प्रियंका को 3 अन्य लोगों के साथ लखीमपुर जाने की इजाजत दी है। राहुल गांधी लखनऊ से सीतापुर और प्रियंका को लेकर लखीमपुर के लिए रवाना हुए। अब सभी विपक्षी दल एक बार में 5 लोगों के साथ लखीमपुर खीरी जा सकेंगे। लखीमपुर हत्याकांड को लेकर दिन पर दिन सियासत बढ़ती जा रही है। प्रियंका गांधी को लगभग 50 घंटे के बाद लखनऊ पहुंचते ही राहुल गांधी के रिहा कर दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर पुलिस ने सोमवार शाम को हिरासत में लिया था। प्रियंका गांधी का आरोप था कि वो लखीमपुर खीरी में जाकर हिंसा भड़काना चाहती हैं। हालांकि प्रियंका गांधी का कहना था कि हम परिवार के साथ मिलकर संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें जद्दोजहद करते हुए उन्हें गिरफ्तार से रिहा कर दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों का हुजूम उमड़ पड़ा। उमड़े हुए हुजूम को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे एयरपोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। नाराज कांग्रेसियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पुलिस से तीखी नोकझोंक की। कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि वह धारा 144 का उल्लंघन नहीं कर रहे, बावजूद उन्हें एयरपोर्ट परिसर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कालाबाली में आज हरियाणा किसान मंच के बैनर तले किसान मजदूरों की महापंचायत हुई। महापंचायत में संयुक्त मोर्चा के जोगेंद्र यादव ने दस्तक दी। वहीं 4 प्रस्ताव भी किसान महापंचायत में पारित किए गए। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की शहादत को लेकर बात रखी गई कि उनकी जो भोग है वह पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में गुरुद्वारा गांव गांव में किए जाएंगे। वहीं लखीमपुर खीरी में जिस मंत्री के बेटे द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई उसको गिरफ्तार किया जाए, मंत्री को पद से बर्खास्त किया जाए। लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारियों की मौत के बाद सियासी संग्राम छिड़ चुका है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री, क्या सांसद, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जंग छिड़ चुकी है, जिसमें कोई भी निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि सरकार हथियारों को बचाने की कोशिश कर रही है और लखीमपुर खीरी में पूरा सिस्टम कुचला जा चुका है। यह सब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा। उसमें उन्होंने और भी हमले बोले।
तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां केंद्र और यूपी सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा, सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दे रही है। गुनहगारों को बचाने के लिए सरकार ने पूरे सिस्टम को कुचल दिया। सरकार के तानाशाही रवैये से यूपी का लोकतंत्र खतरे में है। तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। लखीमपुर हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई है और सरकार वहां पर स्थानीय जो सरकार है वो लगातार अपराधियों को बचाने में लगे हुई है। यूपी सरकार का तानाशाही रवैया, यह जिक्र भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। लखीमपुर हिंसा को लेकर रोज नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक घायल शख्स ने दावा किया कि उसके सामने ही आंदोलनकारियों को कार ने कुचला था। साथ ही शख्स ने दावा किया कि आंदोलनकारियों को कुचलने वाले काफिले में पूर्व कांग्रेस सांसद का भतीजा भी मौजूद था। यानी अब कांग्रेस की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है। तो लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ राजनीति अपने चरम पर है, तो दूसरी तरफ इस हिंसा से जुड़े नए वीडियो रोज सामने आ रहे हैं। दरअसल थॉर गाड़ी से आंदोलनकारियों को रौंदने वाले वीडियो के बाद अब एक और नया वीडियो आया है, जिसमें एक घायल शख्स ने पुलिस के सामने दावा किया है कि काफिले में पूर्व कांग्रेस सांसद अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास भी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार था और उसी के सामने कार ने आंदोलनकारियों को कुचला। वीडियो में घायल शख्स ने पुलिस वाले को बताया कि वो लखनऊ के हुसैनगंज का रहने वाला है और अंकित दास की गाड़ी में बैठा था। युवक ने साथ ही दावा किया है कि वो अंकित दास के साथ लिखा पढ़ी का काम करता है। तो लगातार नए वीडियोस पूरे प्रकरण पर सामने आ रहे हैं और हर वीडियो अपनी अपनी अलग थ्योरी लेकर सामने आ रहा है। हालांकि सरकार ने इस पूरे प्रकरण पर जांच के आदेश दिए हैं, जांच जारी है और इसी बीच नए वीडियो लगातार इस पूरे मामले को नए नए एंगल दे रहे हैं। हालांकि घायल शख्स का यह दावा और इस दावे में कितना दम है, इसको लेकर जांच लगातार जारी है। युवाओं को शिक्षित करने के लिए यूपी सरकार फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी सरकार ने स्मार्टफोन में टैबलेट वितरण योजनाओं को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सरकार ने फैसला लिया है और सरकार से ये लाभ पाने वाले युवाओं की संख्या 60 लाख से 1 करोड़ तक भी हो सकती है और इस योजना पर 30,000 करोड़ रुपए का भी खर्च आएगा। तो युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए योगी सरकार उन्हें अब मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट देकर सशक्त बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि टैबलेट और स्मार्टफोन स्नातक, परास्नातक, बीटेक, डिप्लोमा, पैरामेडिकल व नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े लाभार्थी युवा छात्रों को बांटे जाएंगे। साथ ही आपको बड़ा अपडेट ये भी दे दे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आज से तकरीबन 5 महीने बाद और इसी के चलते इस योजना को विपक्ष सीधे तौर पर विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहा है और सरकार पर हमलावर है। हालांकि प्रदेश सरकार का यह कहना है कि वो युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी कोर कसर कर रही है ताकि प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाया जा सके और इसी के चलते युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं ताकि युवाओं को इन तमाम टैबलेट्स और स्मार्टफोन के जरिए सीधे तौर पर संचार से जोड़ा जाए और उन्हें अपडेट किया जाए ताकि प्रदेश का युवा सशक्त बने। और आपको यह भी बता दें कि कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है और इस योजना के तहत यूपी सरकार अब प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। तो यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में
ये फैसला लिया गया है। युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदेश सरकार देगी ताकि प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाया जा सके, और जिसके चलते प्रदेश सरकार कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी भी दे चुकी है और अब बहुत जल्द प्रदेश के तमाम युवाओं को टैबलेट्स और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे ताकि युवाओं को सशक्त बनाया जा सके, उनको नेटवर्किंग से सीधा जोड़ा जा सके और लगातार इन युवाओं को अपडेट किया जा सके ताकि वो अपने स्वर्णिम भविष्य की कल्पना और उस कल्पना को साकार कर सके। हालांकि विपक्ष लगातार इस योजना को लेकर हमलावर भी है। विपक्ष का यह कहना है कि चुनाव के तकरीबन 5 महीने पहले ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी दावे वादे हैं जो प्रदेश सरकार ये हथकंडे अपना रही है। हालांकि यूपी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनकी नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है, उनकी नीति और नियत बिल्कुल साफ है और प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी के मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझा रही सीबीआई की टीम ने एक बार फिर से कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल की है कि तीनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ाई जाए। आपको बता दें, प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझा रहे सीबीआई की टीम ने ये अर्जी दाखिल की है, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए इन तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। आपको बता दें, प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए इन तीनों आरोपियों पर आरोप लगा है, जिससे सीबीआई टीम पूछताछ कर रही है। नवरात्रि का पावन पर्व 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर देश के लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इसी के चलते देश में कोरोना के हालात में सुधार के बाद कई राज्यों में मंदिर भी खोले जा रहे हैं। इसी के चलते मुंबई के सिद्धि विनायक को भी 7 अक्टूबर से भक्तों के लिए खोला जाएगा, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात भक्तों को कोरोना नियमों का सख्त ध्यान रखना होगा। तो इस बार नवरात्रि का पावन पर्व 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर देश के लोगों में उत्साह है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही देश में कोरोना के हालात सुधरने के बाद अब राज्यों के कई हिस्सों में मंदिर भी खुलने लगे हैं। इस बीच मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर को भक्तों के लिए 7 अक्टूबर से खोला जा रहा है। हालांकि भक्तों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा, यानी कि नवरात्रि की शुरुआत होने वाली हो और जिसको लेकर देश भर में मंदिर और पूजा पंडाल सजाए जा रहे हैं। तमाम मंदिर जो कोरोना काल के चलते बंद थे या फिर सीमित भक्तों को ही इजाजत दी गई थी मंदिर में दर्शन के लिए, उस इजाजत को पूरी तरह से लगभग हर राज्य में बंद कर दिया गया है। हालांकि कोविड नियमों का आपको पालन करना होगा। अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या फिर पंडाल में मां की आरती करने जाते हैं तो आपको कोरोना के नियमों का पालन करना होगा और यह जिम्मेदारी हर जिले के मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है कि जहां जहां पर पंडाल दुर्गा पूजा को लेकर लगाए जाएं, जहां जहां पर आरती की जाए, जहां जहां पर माता के जगराते या फिर नवरात्रि को लेकर पूजा पाठ किया जाए, उन तमाम स्थानों पर कोरोना के उन तमाम नियमों का पालन किया जाए जो जरूरी है। भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में 18वां कम्युनिटी कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि लड़कियों का उत्थान बहुत जरूरी है, उनकी सरकार लगी भी हुई है। उनका ये भी कहना था कि हालांकि बारिश आने की वजह से किसानों की फसलें खराब हुई हैं और किसानों को पूर्ण रूप से मुआवजा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो किसान बीमित नहीं है, यानी कि जिन्होंने बीमा फसलों का नहीं करवाया गया है, उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उन्हें भी राशि देगी, ताकि मुआवजा देगी, ताकि उनका नुकसान भी ना हो। उनका कहना है कि किसानों की भरपाई एक एक पैसे की होगी, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही बाजरे की और अन्य भी फसलों की जो मंडियों में फसलें आ रही हैं, उन सभी की खरीदारी शुरू हो चुकी है और किसानों को किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। सरखीदादरी में इस सत्र से शुरू हो रहे सरकारी कॉलेज की कक्षाएं टेम्परेरी तौर पर मॉडल स्कूल में लगाई जा रही है। यहाँ जो अव्यवस्थाएं थी उनको ठीक किया जा रहा है। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि पहले स्तर से कॉलेज सेशन शुरू हो रहा है और मूलभूत सुविधाओं की जो कमियां थी उन्हें पूरा किया जा रहा है। वहीं प्रशासन से भी आग्रह किया गया है कि शहर से दूर होने की वजह से बसों का प्रबंध किया जाए, क्योंकि इस सरकारी कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल आएंगे और शहर से दूर होने के कारण छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन को बस सेवा शुरू करने के लिए आग्रह किया गया है। वहीं प्राचार्य ने बताया कि अब तक
कॉलेज में 114 विद्यार्थियों ने एडमिशन ले चुके हैं और बच्चों में एडमिशन का रुझान भी बढ़ता जा रहा है और रोज बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने यही बताया कि सोमवार से कॉलेज की कक्षाएं रेगुलर रूप से शुरू हो जाएंगी। फतेहाबाद जिला प्रशासन ने धान पराली व अन्य फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा जिले में धारा 144 लागू की गई है। जिला प्रशासन लगातार किसानों से अपील कर रहा है कि किसान अपनी धान की पराली व अन्य फसल अवशेष को आग न लगाएं। अगर कोई भी किसान अपनी धान की पराली व अन्य फसल अवशेष खेतों में जलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले वर्ष पूरे हरियाणा में फतेहाबाद जिले में सबसे ज़्यादा किसानों ने धान की पराली को आग लगाई थी और इसको लेकर जिला प्रशासन इस बार सतर्क है ताकि फतेहाबाद जिले में पिछले वर्ष की भांति इस प्रकार अगजनी की घटनाएं सामने न आए। जिला प्रशासन ने ग्राम स्तर पर ग्राम सचिव व कृषि विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है जो गांव में जाकर किसानों को समझाने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन की अपील और कृषि विभाग के अधिकारियों का गांव में जाकर किसानों को समझाना कितना असर डालता है या किसान पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष अपनी धान की पराली को आग के हवाले करेंगे। पिरथला के गांव मोहना में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 6 जिलों के छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले सभी बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की खेल नीति की ही देन है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी खेलों में भाग ले रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और यही वजह रही है कि प्रदेश में बहुत सारे मेडल भी आए हैं। पानीपत चोरों का गढ़ बनता जा रहा है। ताजे मामले की बात की जाए तो जाटल रोड पर बने गोदाम में देर रात चोरी की गई। हालांकि सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में आ गया लेकिन उसके बाद भी अभी तक चोरों का पता नहीं। हालांकि सारे मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्दी चोरों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन आज तक भी चोर जो है गिरफ्त में नहीं है। पानीपत की बात की जाए तो आए दिन यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं, बंद पड़े मकानों में और बंद पड़ी फैक्ट्रियों को जो है चोर निशाना बना रहे हैं। अब इस मामले में देखना होगा पानीपत पुलिस कब तक इस चोर को पकड़ेगी। युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस की अनूठी पहल। यमुनानगर पुलिस समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान चला रही है। इसके लिए एसपी कमलदीप गोयल ने समाज सेवी संस्थाओं के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के जरिए उन्होंने बताया कि 40 वॉलंटियर्स की टीम बनाई गई है जिनको डॉक्टर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। जो लोग नशा करने वाले हैं उनसे कैसे बातचीत की जाए, कैसे व्यवहार किया जाए और कैसे उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए, इस ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जाएगा। वहीं एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि ये जो वॉलंटियर हैं अलग अलग इलाके में जाकर नशा करने वाले युवाओं की पहचान कर उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके लिए पुलिस द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इससे पहले कई पुलिस कर्मियों द्वारा भी कुछ युवाओं को प्रेरित किया गया था, उन्हें अस्पताल के अंदर भी पहुंचाया गया, उनका नशा छुड़वाया गया। ऐसे पुलिस कर्मचारियों को भी इस मुहिम के अंदर शामिल किया जाएगा। साथ ही जो युवा नशा छोड़ चुके हैं उन्हें भी इस मुहिम के अंदर शामिल किया जाएगा। साथ ही इसके लिए एक हेल्प डेस्क और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा ताकि जो युवा हैं वो नशा मुक्त हो सकें। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।